अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में आभासी कंडवा रोग का समेकित प्रबंधन। दुधारू पशुओं में गर्भपात की समस्या और इसके बचाव उपचार। लंबी अवधि वाली धान की फसल बाली बनने की अवस्था पर है और उसमें इस समय कंडवा रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका समय रहते अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये रोग पूरे खेत में फैल जाता है। इससे उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप धान की फसल में इस रोग का नियंत्रण कैसे करेंगे, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार वर्णवाल से। आभासी कंड रोग ऐसा देखा जाता है खास करके जब दाना बनता है उसके बाद ही रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और खास करके ये हाइब्रिड धान में आभासी कंड रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादातर देखा गया है। और आभासी कंड रोग के कारण से धान में 20 से 50% का लॉस होता है। इस रोग का लक्षण जब दाना बनता है तभी दिखाई पड़ता है और शुरू में पीले रंग का होता है जो धीरे धीरे आगे जाकर के नारंगी हो जाता है और बाद में जाकर के हरा या काला दाना बनने लगता है। तो इस तरह लक्षण दिखे निश्चित रूप से समझिए आपके खेत में आभासी कंड रोग का प्रकोप हो गया है। और किसान भाई इसके लिए बताना चाहेंगे, यदि आपके खेत में ये रोग का लक्षण दिखाई पड़ रहा है तो इसको आप सावधानी से एक प्लास्टिक का थैला ले लीजिए, उसमें उसको तोड़ करके इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके ये कोना में जाकर के ज़मीन में गाड़ दीजिए या उसको जला दीजिए। दूसरा, इस रोग को रोकने के लिए किसान भाई हम लोग ये सलाह देते हैं, फूल बनने के बाद जब उसमें दाना बनना शुरू होता है उस समय हम लोग एक दवा छिड़काव करने की सलाह देते हैं। दवा का नाम है नेटिवो। दवा का मात्रा होगा किसान भाई आधा ग्राम दवा प्रति लीटर पानी। जब उसमें दूध बनने अवस्था स्टार्ट होती है उसी समय पहला छिड़काव करना चाहिए और 8 से 10 दिन के बाद में दूसरा छिड़काव करने पर यह रोग आपके खेत में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। जब फूल बनने की अवस्था आती है तब हमारे किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, यूरिया कहीं कहीं छिड़ते हैं। तो इसके छिड़ने जब यूरिया का मात्रा ज़्यादा डालते हैं खेत में निश्चित रूप से यह रोग ज़्यादा दिखाई पड़ता है। चूँकि हाइब्रिड में हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड में अगर खाद सही ज़्यादा मात्रा में नहीं देंगे तो हाइब्रिड में हमको ज़्यादा उपज नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग ये भी सलाह देते हैं कि हाइब्रिड में समय पर दवा का छिड़काव करने पर निश्चित रूप से बीमारी को आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और कभी भी फूल आने की अवस्था में यूरिया का छिड़काव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से किसान भाई ये सब सावधानी यदि आप बरतेंगे तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, आपके खेत में आभासी कंड रोग बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुधारू पशुओं में गर्भपात की समस्या और इसके बचाव उपचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
व्यवसाय किसानों के लिए आमदनी का एक मुख्य जरिया है, लेकिन इन दुधारू पशुओं में कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। इनमें मुख्य रूप से जो समस्या देखी जाती है वो है गर्भपात की। तो क्या है इसके कारण, लक्षण और निदान, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। गर्भपात क्यों होता है, कैसे होता है, इसे कैसे बचे और इसका इलाज में क्या है, इसकी एक विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। तो सर्वप्रथम गर्भपात का जो प्रमुख वजह है उसमें इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवाणु हैं, जिसे हम बैक्टीरिया, वायरस कहते हैं या प्रोटोजोआ कहते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसके अंदर एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होता है। ये एस्ट्रोजन ऐसा केमिकल है जो जब से ऐसे पशु जो गर्भ धारण किए हुए हैं उनके शरीर में जब जाता है तो एस्ट्रोजन की संख्या मात्रा बढ़ने से जानवर में गर्भपात हो जाता है। तो ऐसे पौधे जिसमें एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी है उससे बचाना है, वैसे पौधे को पहचान कर जानवर को ऐसे पौधे नहीं देना है आपको। इसके अलावा कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, टीकाकरण का जो प्रोग्राम चलाया जाता है, उसमें जो जानवर प्रेगनेंसी में है, खासकर लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको टीकाकरण नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर, उनके खाना पीने में अगर कमजोरी है, बहुत जानवर तनाव में है, वीकनेस है, ये और भी ये अलग वजह हैं, दूसरे वजह हैं जिससे गर्भपात हो सकता है। लेकिन प्रमुख जानकारी जो होना चाहिए उसमें आपको इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का है, जिसमें हम बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोआ का हम लोग चर्चा करते हैं। तो जहाँ तक बैक्टीरिया की बात है, ये ऐसे 2-3 बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी विस्तृत जानकारी जरूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और हमेशा आपको आसपास में हर्ड में देखने को मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रुसेलोसिस। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रुसेल्ला एबोर्टस। तो गायों में खासकर ये गर्भपात कराता है, 6 से 7वें महीने का गर्भ बाहर आ जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खराबी ये है कि एक बार जानवर ब्रुसेल्ला से अफेक्टेड हो जाता है तो फिर पूरी लाइफ अफेक्टेड होता है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा ये करना है कि उसका पहचान करना है कि जो गर्भपात हुआ है वो ब्रुसेल्ला के वजह से ही हुआ है। तो इसकी जांच करने के लिए आपको एंटीजन यानी इम्यूनोलॉजिकल स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। और एक बार आपको ये पता हो जाए कि ये जानवर ब्रुसेल्ला इफेक्टेड है तो ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देकर ऐसे जानवरों का आपको कलिंग करने को हम लोग उसके उपाय में ये है कि उसको हर्ट से हटा दीजिए। नहीं तो अगली बार ब्रुसेल्ला में क्या होता है कि पशु पहली बार जब उसका गर्भपात होता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसके प्लेसेंटा से बाहर आते हैं जो और भी जानवरों को अपने साथ साथ इफेक्ट करेगा। अगली प्रेगनेंसी उसका ठीक होता है और उसमें जब बच्चा बाहर आएगा तो साथ साथ जो प्लेसेंटा होता है उसमें वो बैक्टीरिया भी बाहर आएगा। तो जिस जानवर को पहली बार गर्भपात हुआ ब्रुसेल्ला से, वो दोबारा तो गर्भपात नहीं होता लेकिन वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। तो पूरी हर्ड में इस तरह से एक किसी भी पशु को इफेक्ट कर सकता है और हर बार एक आपका गर्भपात होगा। तो कुल मिला के बड़ा आर्थिक नुकसान है ब्रुसेल्ला से। तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसका अच्छी तरह से पहचान करने के बाद जानवर को उस हर्ड से हटा देना चाहिए और जो जानवर अफेक्टेड नहीं है उनको बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में हम भारत में मौजूद है एक वैक्सीन, ब्रुसेल्ला वैक्सीन है, वो स्ट्रेन 19 का है। उसका इस्तेमाल करने से ये ब्रुसेल्ला के बीमारी होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। जो फंगस है ये जो दाना जानवर को देते हैं उसी में ये ग्रो करता है और 10% मॉइस्चर से जब अधिक हो जाता है तब ये फंगस उसमें ग्रो करते हैं। तो आप ये आपको ये हमेशा देखना है कि जो दाना है उसमें क्लम्प्स नहीं बने, उसमें ढेले जैसे नहीं बने। तो जब उसको हाथ से आप दबा के देखते हो उसमें ढेला सा बन जाता है तो ये जान लीजिए कि मॉइस्चर कंटेंट उसका ज़्यादा है और उसमें फंगस ग्रो करने की संभावना है। तो इससे बचना है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें आपका क्लेबिसियस पर्पुरिया है जिसमें आर्गोट्स होता है, ये बहुत ही प्रमुख वजह है गर्भपात का। तो उसको पहचान कर ऐसे क्लेबिसियस पर्पुरिया जो प्लांट है उसको पहचान कर उसे जानवर को दूर रखना है। तो ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसमें गर्भपात हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बीमारियां होते हैं जो स्पेसिफिक गर्भपात के लिए तो नहीं है लेकिन और शरीर के दूसरे अंगों को डैमेज करता है, उसके वजह से जो वीकनेस होता है, उसका इम्यून सिस्टम कम होता है, उससे भी गर्भपात हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को पहचानना है। जैसा मैंने बताया कि जो जानवर पूरी लाइफ कैरियर की तरह काम करते हैं उनको हर्ट से हटा देना है
और जो जानवर इफेक्टेड है जिनका ट्रीटमेंट की संभावना है उनको अगली बार इस तरह का गर्भपात नहीं हो, इसके लिए एंटीबायोटिक किसी योग्य पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक देना है। प्लस उनका जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उनका अच्छी तरह से धुलाई करना जरूरी है। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। कम समय में इजी प्लांटर द्वारा पौध रोपाई पर जानकारी भाग 2। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने पौध रोपाई यंत्र यानी इजी प्लांटर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस यंत्र पर और भी कई जानकारियां हम लाए हैं ताकि आप इसका प्रयोग करके अच्छा लाभ उठा सकें। क्या है कि अपन को कोई टमाटर, मिर्ची, ब्रिंजाल कुछ भी अगर लगाने की चाहता है तो 1 एकड़ में 8,000 से लेके 12,000 पौधा लगाने के लिए कम से कम 10 से 12 लोगों की ज़रूरत है। अगर ये मल्चिंग डाल के काम करने के टाइम में ज़रूर कम से कम 18 से 20 लोगों का ज़रूरत रहता। और दूसरी बात क्या है कि मामूली नॉर्मल सिस्टम में मल्चिंग डालने के बाद इसको एक होल मारने के लिए ऐसा पुराना PVC पाइप से एक अपन होल दबाकर एक होल बनाते थे। ये होल बनाने के बाद क्या है कि काटा हुआ पीस को आप देख लीजिए, इसमें अपना पाइप में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं दिख रहा। इसको अंदर जाने की चांसेस है, इसको ढूंढ के निकालना पड़ता है अपन को। ये अंदर जाने के कारण से क्या होता है कि अपन को अपना पौधा का जो बढ़ने का जगह में वो अटक के बराबर नहीं बढ़ने देते। और दूसरी बात है, अगर ये पीस अगर निकाल के अपन छोड़े तो भी पीछे फेंक देते हैं लोग। पीछे फेंकने से क्या है कि फिर से अपन का जमीन का अंदर जाके पौधा को बढ़ने का समय में बार बार उसको रुकावट करते। इससे क्या है कि ये इजी प्लांटर से अगर आप काम करने गए तो पेपर में आप देख सकते पूरा पेपर काट नहीं होते, बस एक छोटी सी स्लॉट बन के इसका अंदर पौधा घुस जाते। और मल्चिंग डालने के बाद यहाँ से आप देख सकते वीड भी आने की चांसेस है पौधा लगाने के बाद। क्यों बोले तो अपन 2.5 इंच का पाइप से यहाँ वॉल मारा, इसमें खाली 2 mm का प्लांट पौधा लगाया अपन, चारों बाजू से और भी वीड आने की चांसेस है। लेकिन इसमें क्या है कि अपन पौधा लगाने के बाद ये पेपर जो है फिर से कवर हो जाता। इससे क्या है कि बिल्कुल वीड आने की चांसेस बिल्कुल नहीं रहता और काम भी जितना जल्दी रहता। आप देख सकते हैं आराम से पौधों को आप अपना मन और मर्जी से इसको दूर चाहिए तो दूर कर सकते हैं, दूर चाहिए तो दूर कर सकते हैं, नजदीक चाहिए तो नजदीक कर सकते हैं। आराम से 3 आदमी मिलकर, 3 आदमी किस काम क्या बोले तो एक ऑपरेट करते रहता, दूसरी पौधा छोड़ते रहता और तीसरी आदमी जो है दूर में अपना प्रोट्रेस कहा है वहां से पौधा लाके इनके हाथ में देते रहता। ऐसा करने में अगर आप 1 एकड़ में 10,000 पौधा लगा रहा समझ लो, आराम से 6 घंटा में 3 आदमी आपकी 10,000 पौधा आराम से, वो भी थकावट नहीं रहता। क्यों? आदमी खड़ा होके खड़े काम करते रहता। अब देख सकते इतना छोटी सी टाइम में कितना दूर अपन पौधे लगा लिया और कितना पौधा है ये भी गिन सकते हैं। लगभग 50 पौधा अपन लगा लिया एक लाइन में। अगर 2 लाइन चाहिए तो 2 लाइन भी कर सकते, 3 लाइन चाहिए तो 3 लाइन भी कर सकते हो, अपना मन और मर्जी। इससे क्या है कि एक तो अपना मल्चिंग इसीलिए अपन यूज करते हैं कि मल्चिंग यूज करने से पानी का बचावट ज्यादा होता है और वीड का कमी होता है करके। लेकिन जो पुराना सिस्टम में होल बनने के बाद क्या होता है कि वीड भी आने की चांसेस है और वहां से
आपका ये वाटर एवापोरेशन भी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी एक स्लॉट, और बिल्कुल इसका वेस्ट भी अपना जमीन में मिलने की चांसेस नहीं। और ये भी देख सकते हैं आप, इन्हें मल्चिंग के अंदर कनेक्ट किया, कैसा बिटा क्या हुआ ये देख सकते हैं। ओपन सॉइल में आप देख सकते हैं, ये ओपन सॉइल है, इसके ऊपर अपन कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये पौधा जो है इतना बड़ा हो गया, लगभग इतना बड़ा पौधा को आप चाहिए तो यहाँ तक भी अंदर कर ले सकते हैं। नॉर्मल सिस्टम में मैं पहले लगा के बताता हूँ आपको, बाद में अंदर करके भी बताता हूँ। ये पौधा को देख सकते हैं आप कितना अच्छे से बैठा। वही अगर लेबर से आप काम करना बोले तो लेबर क्या करते हैं, इसको पौधा को छोटा सा पौधा किया, कैसा जीते क्या होता है ये नहीं समझते उन्हें। मोर्टालिटी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये और भी ज्यादा गड्ढा करना, अंदर तक इसको पौधा को करना, जरा जोर से दबाइए, छोड़ दीजिए, पौधा कितना अंदर चला गया। आप ये भी देख सकते हैं कितना पौधा अंदर चला गया, लगभग 4 इंचेस, 4 इंच का अंदर तक पौधा को आराम से कर ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमरी, जिला बक्सर के अर्जुन यादव ने। आपने केले की फसल में समसामयिक प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पौधरोपण मुख्य रूप से जुलाई, अगस्त, सितंबर माह तक कर देना चाहिए। और जुलाई में जो पौधरोपण किया जाता है उससे अनुसंधान के अनुसार देखा गया है कि सबसे अच्छी उपज प्राप्त होती है। खरपतवार साफ कराना हर क्रॉप के लिए जरूरी है, क्योंकि आप जितना न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अगर आप खरपतवार नहीं निकालेंगे तो बहुत सी मात्रा खरपतवार खींच लेगा। तो उसकी साफ सफाई हमेशा करते रहना चाहिए हमको। केले में एक केले के पौधे को साल भर में 800 ग्राम यूरिया लगेगी, 625 ग्राम सुपर फास्फेट लगेगा और आपका 200 ग्राम पोटास खाद लगती है। और इसके साथ साथ आपकी 20 से 40 किलो तक सूखी गोबर की खाद एक गड्ढे के लिए पर्याप्त होती है। तो किसान भाई जब गड्ढा तैयार करते हैं जुलाई में पौधा लगाने के लिए, मई में गड्ढा तैयार कर लें और उसमें सुपर फास्फेट 625 ग्राम लगाने के पूर्व और गोबर की खाद 40 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास जो है आपका, उसको आप 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आपको डालना है। इसके बाद जो यूरिया खाद है आपकी, उसको जब आप पौधा लगा देंगे उसके 1 महीने बाद 200 ग्राम खाद डालना है। इस प्रकार 4 भागों में करके उसको 1-1 महीने के अंतर से पूरी 800 ग्राम खाद डाल देना है। और 200 ग्राम पोटास खाद लगती है, जो जिसमें से आधी खाद जो है हम उस समय दे देते हैं बेसल जब पौधा लगाने के पहले, और आधी खाद जो बचती है आपकी 100 ग्राम, वो आपको फूल आते समय देना चाहिए। केले में फूल आने के पहले आप देखेंगे उसमें से एक पत्ती निकलती है जिसको फ्लैग लीफ कहते हैं, तिरंगा मतलब। उस समय आप समझ जाएंगे कि इसमें फूल आने वाला है। उससे आपके पास जो 100 ग्राम पोटास खाद बची है उसको उस समय डालना अति आवश्यक है। इस तरह से आप खाद का केले में मेंटेनेंस कर सकते हैं। केले का प्रबंधन में मुख्य रूप से पानी की बहुत बड़ा रोल होता है। और पानी जो केला है बहुत पानी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा वाष्पन इसमें होता है। इसलिए ज़मीन की कंडीशन क्या है उस हिसाब से पानी दिया जा सकता है। अगर ज़मीन आपकी लाइट है तो आपको पानी जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। इसलिए ठंड के दिनों में आप 8 दिन के अंतराल में रखिए। आप देखेंगे केले के हर पौधे के बाजू से सकर्स निकलते हैं, बहुत से पौधे निकलते हुए दिखेंगे आपको, चौड़ी पत्ती वाले, पतली पत्ती वाले, तो उसको सकर्स बोला जाता है। उसमें से आप जब 6 महीने की आपकी क्रॉप हो जाती है तो एक सकर को आपको छोड़ देना, बाकी को निकालते रहना चाहिए हमको। अगर हम सकर से नहीं निकालते हैं तो हमारे केले की फसल प्रभावित होती है उससे, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन आप दे रहे हैं उसको वो दूसरे पौधे सकर्स में चला जाएगा। इसलिए एक सकर्स को हम छोड़ देते हैं 6 महीने की, है ना। जब सकर जो छोड़ देंगे, जब हमारी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी तो ये सकर्स आपका बढ़ जाके आपकी क्रॉप तैयार हो जाएगी, रोटून क्रॉप कहलाती है। इसी प्रकार से तीसरे साल भी इसी प्रकार से आप सकर्स निकाल के एक सकर छोड़ के रोटून क्रॉप ले सकते हैं। मतलब उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े रोटून क्रॉप में, क्योंकि आपका वहीं सकर छोड़ना है आपको और वहीं से आपको नई क्रॉप तैयार हो जाएगी। ये 3 बार आप ले सकते हैं। पहले बार में उत्पादन आपको ज़्यादा प्राप्त होगा, दूसरे बार में कम, तीसरे बार में उससे कम प्राप्त होगा। केले में जो मुख्य बीमारी है वो बंची टॉप कहलाती है।
इसमें आप देखेंगे केले में छोटा जब केले का पौधा रहेगा, पत्ती बहुत सारी आपको एक जगह निकली हुई इकट्ठा दिखाई देंगी, तो आप समझ जाइए बंची टॉप केले की बीमारी आ गई है। उसमें कोई मोह न करके उस पौधे को आप निकाल के अलग कर दें या गड़ा दें, क्योंकि वो वायरस वाली बीमारी है और फैलती है इसमें, इसलिए उसको अलग कर दें आप और गड़ा दें, नष्ट कर दें। इस प्रकार से केले में पानी का मैनेजमेंट और हम खाद का समय पे उपयोग करें और जो दवा है उसका उपयोग करें, पौध संरक्षण का उपयोग करें, तो हम निश्चित ही अच्छी फसल उत्पादन ले सकते हैं। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला भोजपुर के राजनाथ सिंह ने। आपने मिर्च की फसल में रस चूसक कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो हम किसान भाइयों को सबसे पहले तो बात करेंगे, अगर कीटों की समस्या की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि जो हमारे रस चूसक कीट हैं, प्रमुख रूप से एफिड, जैसिड और जो हमारे थ्रिप्स हैं या सफ़ेद मक्खी है, इस प्रकार के जो कीट हैं इनकी समस्या बहुतायत में हमारी मिर्च की फसल में पाई जाती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम सबसे सही उपाय है नीम का तेल। नीम का तेल जो समन्वित कीट नियंत्रण के अंतर्गत आता है, इसकी हम 5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल में जो कीट हैं उनकी समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर बहुतायत में आपकी समस्या जो कीटों की देखी जा रही है और खेत में बहुत अधिक मात्रा में कीट दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको रासायनिक जो दवाइयां हैं उनका अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग करना पड़ेगा और उसके लिए इमेडाक्लोपिड जो दवा है उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम उसका छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी मिर्च की फसल में जो कीटों की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि हमारी मिर्च की फसल में इल्लियों की समस्या भी दिखाई देने लगती है और इसके निदान के लिए आपको चाहिए कि आप प्रारंभिक अवस्था में अच्छे तरीके से खेतों का निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के बाद अगर कहीं आपको इल्लियों की समस्या दिखाई देती है तो आप हमारे किसान भाई रासायनिक दवा के रूप में क्लोरोपाइरीफास इस दवा का 1 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर लगभग 15 से 20 दिनों के अंतराल में 1-2 बार उसका छिड़काव कर दें तो आपको इस प्रकार की कीटों की समस्या से निजात मिल जाएगा। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं के अच्छे उत्पादन हेतु 0 टिलेज मशीन से बुआई। आगामी समय में अधिक फल उत्पादन हेतु लीची के बाग में प्रबंधन कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।